हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस YouTube के चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू तो कर चुके हैं। तो क्लास 12 फिजिक्स का अगला टॉपिक, यूं कह सकते हो आज लास्ट टॉपिक है अपने फर्स्ट लेसन का ना। आज लास्ट टॉपिक है, आपको बड़ी खुशी हो रही होगी, ये लास्ट टॉपिक है और हम इसके बाद न्यूमेरिकल चालू करेंगे। तो एक हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर पिछले वीडियोस को आपने देखा नहीं है सही तरीके से तो जरूर देख लीजिए। हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा, ठीक है। और आपको बता दें कि यह वीडियो भी लास्ट तक देखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, अपर लेवल की कंपटीशन के भी बनते हैं क्वेश्चन इसमें। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखोगे अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ही प्रेस कर दीजिए ताकि जो हमारे नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं वहां तक पहले पहुंच सके, ठीक है। और पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो वहां भी जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए आज की टॉपिक है, अभी हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, एक लॉन्ग वायर था, एक प्लेट था लॉन्ग, उसकी वजह से कितना इंटेंसिटी बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बन रही थी। बट आज हम ऐसा सीखेंगे, एक समान आवेशित गोलीय ठोस अथवा चालक गोले के कारण, चालक मतलब मेटालिक मतलब क्या, मतलब कि चालक जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होता है उसे चालक कहते हो, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर सेल और कंडक्टिंग स्फीयर, या तो सेल कहते हो उसी को स्फीयर कहते हो। गोला समझ रहे हो ना, गोला स्फीयर स्टूडेंट, स्फीयर जैसे गोला नहीं देखते हो जो मतलब कि वो वाला गेम देखे हो ना, जो बड़ा सा वो फेंकना होता है थ्रोन वाला, वही गोला आपकी बॉल देखे हो ना, बॉल बट ए मेटल। लेकिन आपको हम इसके बारे में बता दें कि जो ये है ना स्फीयर, SPHERE मतलब गोला, इसी को सेल भी कहते हैं। एक बात कंफर्म कर लो, ये 4 होता है नॉर्मली। ये कितना होता है नॉर्मली? 4 होता है। कैसे कैसे बटा है देखो आप, एक तो बटा है हालो, हो सकता है आपका जो गोला हो खोखला हो सकता है सॉलिड हो। क्यों हो सकता है स्टूडेंट आपका जो गोला है ना वो खोखला हो बाल की तरह, और हो सकता है सॉलिड हो, ठीक है। और हालों में भी क्या होता है, एक कंडक्टिंग होता है, हो सकता है कंडक्टिंग हो यानी कि मेटालिक हो सकता हो, मेटल वाला हो सकता है हो, या तो हो सकता है कि इंसुलेटर वाला हो मतलब अचालक गोला हो। समझ रहे हमारी बात को ना, या तो हो सकता है अचालक हो, अचालक मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक मतलब जिसमें करंट फ्लो ना करता हो, लकड़ी का गोला हो सकता है या फिर लोहे का हो सकता है। तो ये हाल में तो हो गए, और 2 सॉलिड में एक हो जाएगा, इसमें भी एक कंडक्टिंग हो सकता है या फिर मेटालिक हो सकता है या फिर इंसुलेटर हो सकता है, इंसुलेटिंग, या फिर डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। नहीं तो हमने आपको बताया ना कि हमारे पास नॉर्मली 4 गोले हैं, एक खाली चालक गोले का दिए हैं। हम आपको बता दें कहां काम करने वाले हैं। 4 गोले आपको समझ में आ रहे हैं ना। हो सकता है कि कंडक्टर हो और हालो हो, वह स्फीयर जो खोखला हो सकता है इंसुलेटर वाला हो यानी कि अचालक हो तब हालो हो सकता है कि सॉलिड में हो, कंडक्टिंग में हो, चालक भी हो और मतलब कि पूरा भरा हुआ हो सॉलिड हो, और हो सकता है अचालक हो सॉलिड हो। 4 केस हैं, इसमें से हम 3 केस पढ़ेंगे। ये 3 केस हम पढ़ेंगे अपने लेवल में, बोर्ड के लेवल में, NCERT में। ये चौथा केस आगे मिलने वाला, इसको हम नहीं बताएंगे आपको। अगर आप बहुत परेशान करेंगे तब इसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों को हम एक ही साथ पढ़ेंगे। अभी मत परेशान होइएगा आपकी सर ये तो लगता है 3-4 प्रूव करना पड़ेगा ना, ये तीनों एक ही में प्रूव हो जाएगा।
जानते हैं इन तीनों की खासियत क्या है? इन तीनों की बता दूं खासियत क्या है, पार्टिकुलरिटी क्या है इनकी। जानते हैं इनमें खासियत क्या है? इनकी खासियत यही है कि जो चार्ज होता है, चार्ज इन सबके सरफेस पर होता है। इस बात को नोट करिएगा, हमने क्या कहा, चाहे हालो का कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे हालो का इंसुलेटर वाला स्फीयर हो, चाहे सॉलिड का कंडक्टर वाला स्फीयर हो, इनकी तीनों की खासियत क्या है कि जो चार्ज होते हैं ना, वो चार्ज इनकी सरफेस पर रहना पसंद करते हैं, अंदर नहीं होते। अब आपको तो ये बात कंफर्म ही है कि अगर हालो है तो अंदर तो कुछ है ही नहीं, गोले के अंदर कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिक यहां पे होंगे, मतलब कि इसके सरफेस पर होंगे। क्यों? ये तो कंफर्म होना, हालो में कंफर्म हो जाता है, हालो है तो पक्का इसी पे होगा। लेकिन सॉलिड में जब कंडक्टर रहेगा, यानी कि जब कंडक्टिंग वाला गोला रहेगा, मेटल वाला गोला रहेगा, तो सॉलिड की सरफेस पर होगा चार्ज। लेकिन जब इंसुलेटर का सॉलिड स्फीयर रहेगा, वहां पे बच्चों अंदर होता है चार्ज। वहां पे पढ़ाई करना थोड़ा लेंदी बन जाता है, कुछ होता नहीं, बहुत आसान होता है, लेकिन हमारे टॉपिक से नहीं है। तो इन तीनों की खासियत क्या है कि इन तीनों पर चार्ज सरफेस पर होते हैं, इन तीनों गोले में। इन्हीं तीनों गोले की हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना। निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन्हीं तीनों से निकालेंगे हम। तो समझ में आप क्या गई ना, हमारे पास गोला या सेल बोलते हैं इसको, सेल हमारे पास 4 होंगे, 4 में 3 ऐसे होते हैं जिन पे जो चार्ज होता है सरफेस पर रहना पसंद करता है, और एक ऐसा होता है जहां पे चार्ज अंदर होता है, सरफेस पर नहीं होता। तो हम 3 को पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग पड़ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर, यानी कि एक समान, यूनिफॉर्मली है सब कुछ, एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले तो समझ गया ना कौन कौन से हमको पढ़ने हैं। तो चलिए अब हम ड्रा करने जा रहे हैं एक गोला। इसे सर्कल मत समझिएगा, एक गोला है, गोला स्फीयर, ठीक है। थोड़ा छोटा बनाते हैं, स्फीयर। अब देखो जरा, यहां पे मैंने बनाया स्फीयर, सुंदर सा दिखाई दे रहा है आपको, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो स्फीयर हमने बना दिया ना। अब देखो जरा, स्फीयर का सेंटर है और जो स्फीयर है इनका रेडियस मान लो r ले लिया हमने। अरे भाई रेडियस तो होगा ना, रेडियस मान लो हमने r ले लिया। चलो अब इसके भी 3 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे स्टूडेंट। एक होगा, पहला केस होगा आउटसाइड, बाहर, इसके बाहर कितना बन रहा है। एक हमारे पास कोई स्फीयर है और इस पर चार्ज है, ऐसे चार्ज सतह पर होता है। हम 3 केस पढ़ रहे हैं, तीनों मिला के पढ़ रहा अलग। चार्ज इनके सरफेस पर होता है, ओके। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं ना। तो चलिए, स्फीयर हो गया, चार्ज हो गया। हमको हो सकता है बाहर निकालना पड़े यहां पे, क्यों, हो सकता है ना। और यहां से दूरी मान लो, यह दूरी यहां से r, सारी दूरियां हम सेंटर से एजम्प करेंगे। सारी दूरियां हम कहां से लेंगे, सेंटर से। सारी दूरियां यहां पे ले सकते हो। टोटल जो डिस्टेंस हमको लेना है सेंटर से लेना है, फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो जब बाहर लोगे तब जो स्मॉल आर, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वह r बड़ा होगा गोले के रेडियस से। गोले के मूल रेडियस से क्या होगा, ये बड़ा होगा। सेकेंड केस आप ले सकते हो सरफेस पर, एट सरफेस। तीव्रता के लिए या तो बाहर ले सकते हो, कोई पॉइंट वहां पे निकालना हो, या तो सरफेस पर आ सकते हो। जब सरफेस पे आ जाओगे तो ये वाला r इस r के बराबर हो जाएगा।
और हो सकता है कि आपको इनसाइड निकालना पड़े। तीसरा वाला केस क्या है, हो सकता है अंदर की ओर निकालना पड़े, और अंदर की ओर निकालोगे तो यहां कहीं हो जाएगा, वही नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। तो अब अंदर निकालोगे तो बच्चों यहां मान सकते हो आप, पूरा रेडियस है कहीं मान सकते हो, ठीक है ना। मान लो यही आ गए, यहां पे निकालना है। ये मान लो बाहर वाला P1 पॉइंट है, सरफेस का मान लो पॉइंट P2 है, P3 है, ये इनसाइड वाला है। ये हो जाएगा R छोटा होगा मतलब कि गोले के त्रिज्या से। 3 केस हैं, जो डिस्टेंस R है या तो R से बड़ा है, या तो बराबर है, तो R से छोटा है, यानी कि आउटसाइड, एट द सरफेस और फिर इनसाइड। हमारे पास 3 है, नहीं 3 केस हैं सर, बहुत मजा आने वाला है। तो आपको समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं। हम पहला वाला केस पहले उठाते हैं, बाहर वाला। उठाए बाहर वाला केस, चलिए इनको मिटा दें। पहला केस बढ़िया से लिखते थोड़े से। पहला केस है आउटसाइड। कब, जब R बड़ा होगा R से, यानी डिस्टेंस हमने लिया है R, वह गोले की त्रिज्या R से बड़ा है। चलो आपको पता है ना निकालने का तरीका इसका क्या होता है। तो सर हमको पता है, जहां तक इस पे एक हमको बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। हम ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। पहले हमने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस। देखो इस पे कैसा बनेगा गॉसियन सरफेस, इसके सिमेट्रिकल, इसके जैसा बनाओगे तो स्फीयर बनेगा, ऐसे बाहर बाहर ऐसे। क्यों, जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया वह कैसा बनाया, स्फीरिकल बनाया, स्फीरियल बनाया, उसको गोली बनाया, क्योंकि सिमेट्रिक चाहिए हमको दिखाने के लिए। ओके, कोई बात नहीं। अब बहुत आराम से कह सकते हो कि गॉस साहब ने इनक्लोज्ड सरफेस, बंद सरफेस, वो भी कैसा, 3D वाला, उसके लिए हमको बताया था कि जो मतलब कि उसके अंदर जो चार्ज होगा, उसके अंदर क्या होगा, जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उतना फ्लक्स बनेगा। ये तो आपको पता ही है ना। बट आप यहां पे एक बात और देख लो, मैं बताना भूल गया कि कुछ बाद में बताना चाहता हूँ, अभी देख लेते हैं। ये आपका एक सरफेस है, चार्ज बटा हुआ है एरिया पर, क्षेत्रफल बटा हुआ है ना, इसके जो सरफेस का एरिया है उसी पे चार्ज बटा हुआ है। तो हम सिग्मा को अगर याद कर लें, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया। पर यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है उसी को हम सिग्मा कहते हैं, ठीक है ना। पर यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ये आपको पता है, हमको पता है, आपको पता है। चलिए अब हम कहेंगे बाई गॉस लॉ। गॉस साहब का लॉ क्या कहता है कि जो फाई टोटल होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा ना, क्यू इनसाइड अपॉन जो अंदर क्यू होगा स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। फाई टोटल जो होगा, अंदर जो चार्ज है इनके इस गोले के अंदर यही सब चार्ज है, टोटल अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हो गया, टोटल फ्लक्स गॉस साहब के अनुसार। और हमने अभी पढ़ रखा है कि फाई टोटल जो मैथमेटिकल निकालते हैं क्लोज सरफेस के लिए, E डॉट DA cos थीटा। क्यों, सही है ना, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये प्लस का चार्ज है तो यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे बाहर की ओर, अवे होगा हमेशा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस चार्ज की अवे होता है। सब आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और आपको सब कुछ पता है, हमको पता है अभी है, ठीक है। मान लीजिए इस छोटे से पॉइंट पर हमको फ्लक्स निकालना पड़े, क्योंकि टोटल फ्लक्स की बात हम लोग कर ही रहे हैं, आप जान ही रहे हो। मान लो इस छोटे से एरिया पर हमको फ्लक्स निकालना हो और E का मान इधर है, ठीक है, इतने सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए सरफेस पर, ठीक है ना। और एक बात और आपको बता दें, कभी लाइफ में परेशान मत होइएगा उसके लिए। अब देखो जरा,
इन सब चार्ज की वजह से सबका वेक्टर मतलब कि कोई कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। क्यों? इतने सारे चार्ज हमारे पास हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, पता नहीं कैसे कैसे होगा। तो वेक्टर एरिया और ई के बीच का एंगल निकालना बड़ा मुश्किल बच्चों के लिए हो जाता है। तो आप इसके लिए कभी परेशान मत होइएगा। क्यों? मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो वेक्टर एरिया है एक सीधी रेखा में लिए जाएंगे हमेशा। इस चार्ज को पकड़ के चल रहे हो तो इनका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, और इसी के मतलब कि आप अगर बनाओगे, क्या बनाओगे, वेक्टर एरिया, तो अंदर की ओर तो बनाना नहीं है, बाहर की। इसी पे आप जानते हो कि यही 90 बनेगा, बाहर ही होगा, यानी कि यही डीए का है डायरेक्शन और यही ई का है डायरेक्शन। तो कभी ऐसे मत सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकता है ना, केवल हम ए वाला जंप करेंगे, केवल इसी को लेके चलेंगे, सबको लेके नहीं चलेंगे हम। केवल देखो हर चार्ज तो है ही, मान लो कोई कहता है सर यहां पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, तो इसी चार्ज से हम लेंगे क्या, वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया इसी पर हम फॉलो करेंगे ऐसे, वेक्टर एरिया मतलब कि रेडियली लेते हैं, रेडियली से अंग्रेजी में बोलते हैं कि उसी में लेते हैं, ये नहीं कि ए वाला ले लेंगे ना। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है और नहीं भी किया रहता है, तो मेंशन किया रहे या ना किया रहे आप उसमें कोई परेशान मत होइएगा। यहाँ पे आप यही करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही वेक्टर एरिया होगा। तो इनके बीच एंगल बता सकते हो कितना है, चाहे यहां चाहे यहां, एक ऊपर जा रहे हैं दूसरे के, तो थीटा का मान 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए कॉस 0 अंश ए क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब आपको बता दूं, सब जगह यह दूरी बराबर ही है, यह दूरी हर जगह बराबर है नहीं। अभी हम बता रहे हैं हर जगह दूरी बराबर है ना, तो बताओ क्या किसी भी एरिया के लिए क्या हमारा ई चेंज हो रहा है? ई नहीं चेंज हो रहा, हर जगह समान, यहां भी ई वही, यहां भी वही, यहां भी वही, सब जगह समान है। क्यों? क्योंकि चार्ज से सारी दूरियां लगभग समान है। लगभग क्या, पूरा सिमेट्रिक बना तो समान तो है ही, तो ई बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा डी ए कास 0 का मान 1 होता है और क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो अब डीए, इंटीग्रेशन ऑफ डीए है ना, यानी कि डीए 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 हर एक पॉइंट के लिए वास्तव में क्या था, एक 0 का मान 1 होता, ये वास्तव में क्या था, ई डीए प्लस ई डीए प्लस ई डीए, हर एक पॉइंट के, हर छोटे छोटे पॉइंट के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया ना, यानी कि योगफल होता है और सब में ई कॉमन हो जाएगा। इसी को तो कांस्टेंट कहते हैं कि जब सर जगह बराबर है तो ई बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डीए प्लस 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 डीए प्लस, तो क्या पाएगा, कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ई इंटू, और गोले का क्या होता है सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है, हमारे बच्चे कहते हैं ये हवाला आर लिखूं कि ये हवाला आर लिखूं। अब देखो बड़े वाले गोले की त्रिज्या तो यह है ना, स्मॉल वाला आर, तो हमारे बच्चे कहते हैं कि कौन सा आर लिखूं, तो किस गोले पर काम कर रहे हो, बड़े वाले पर ना, गॉसियन सरफेस तो यही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल आर का स्क्वायर क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। चलो क्यू इनसाइड कितना है, अब हमको नहीं पता कितना चार्ज है अंदर, हमको नहीं पता है ना, तो हम इनका सहारा यहां से लेंगे क्यू इनसाइड का, सिग्मा इक्वल टू पर मतलब कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर में क्यू चार्ज है 2 मीटर, मतलब कि ऐसे अगर इसका मान 1 ले लो 1, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू इन, क्यू का मान सिग्मा के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पर यूनिट एरिया में कितना घनत्व है, सिग्मा, 1 यूनिट एरिया, यानी कि हम कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर में 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर में 3 सिग्मा, चार्ज है, चार्ज 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज 1 सिग्मा, 2 मीटर ले लोगे तो चार्ज 2 सिग्मा, 3 मीटर ले लोगे तो चार्ज 3 सिग्मा, जैसे मान लो यहां 3 ले लो तो सिग्मा इक्वल हो जाएगा क्यू इन अपान 3, तो क्यू इन का मान कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा, 4 ले लोगे तो 4 सिग्मा, 5 लोगे तो 5 सिग्मा, ऐसे होता है ना वो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो
E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमको 4-5 तो करना नहीं है, कितना है टोटल? टोटल 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना है? जैसे हमने कहा ना 3 के लिए 3 सिग्मा, 4 के लिए 4 सिग्मा, तो टोटल के लिए सीधे हम यहां से फार्मूला रखते हैं जो आपको लिए बेहद उपयोगी होगा, आपको आसान भी लगता होगा। ये जाएगा Q इनसाइड इक्वल टू A और गुणे A। अब बताओ सिग्मा मल्टीप्लाई बाई, अब एरिया लेना है, इनका काम करना, चार्ज वाले पे काम कर रहे हो, इनका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर का स्क्वायर, यहां पे कैपिटल आर है, वहां पे क्या है? कैपिटल आर है, तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अब देखो जरा फिर से रिवाइज करते हैं। 1 के लिए 1 सिग्मा, 2 के लिए 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर के लिए 3 सिग्मा, 4 के लिए 4 सिग्मा, इतना के लिए, इतने एरिया के लिए इतना सिग्मा, इतना गुणे सिग्मा, बस। अब यहाँ पे क्यों इनसाइड जहां पे है, यहाँ पे सिग्मा मल्टीप्लाई बाई आप कर सकते हो 4 पाई आर का स्क्वायर होल का अपान एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आप कहोगे सर जो ई आएगा यह आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक अच्छा सा फार्मूला प्रूव होते हुए, प्रूव हो गया, जो होना था हो गया, प्रूव हो गया। कितना आसान है सर, बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान है। करना क्या है? गॉस सरफेस बनाना है गॉसियन का, टोटल चार्ज, टोटल फ्लक्स निकालना है, एक बार मैथमेटिकल जो सूत्र पता है और एक बार गॉस के लॉ से दोनों कंपेयर कराना है, देख गए कितना आ गया। अब देखो जरा, ये अभी कांस्टेंट, सिग्मा भी क्या है? कांस्टेंट है, बदलने वाला नहीं है। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, आर का मान भी कांस्टेंट है, चेंज केवल क्या हो सकता है? ए वाली दूरी चेंज हो सकती है। अब हम कह सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर का स्क्वायर। नहीं, अब आपको एक बात और लर्न हो रहा होगा, एक बात मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट, कि पॉइंट चार्ज की वजह से भी यही आ रहा था। पॉइंट चार्ज था, इसकी वजह से आर दूरी पर, मान लो क्यू था, आर दूरी पर हमको निकालना था, तो हम क्या कहते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से भी यही कुछ आ रहा था कि ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर का स्क्वायर। वही हाल यहां पे है, तो क्यों ऐसा मिल रहा है? अब बात यही आई ना, आपके दिमाग में फिर बात आई क्यों सर ऐसा हो रहा है, तो आपको मैं अभी बता दूं, इसलिए ऐसा हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि देखो जरा, यह जो टोटल चार्ज है ना, टोटल जो चार्ज है, इसको हम मान लो दूर से कहीं देखें तो एक पॉइंट चार्ज दिखेगा, है नहीं ना? है तो नहीं स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, है तो नहीं, लेकिन पॉइंट चार्ज मान सकते हैं क्योंकि पॉइंट चार्ज को वेरीफाई कर रहा है। पॉइंट चार्ज की वजह से भी कुछ फार्मूला हमारा ऐसे ही आता था, इसी पर डिपेंड करता था, और इसकी वजह से ऐसे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं, यहां पे हम मान लेते हैं, जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तब मान लेंगे कि यह एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना? तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि दूर से देखोगे तो एक पॉइंट चार्ज ही लगेगा, वो आपको पॉइंट चार्ज ही लगेगा। तो हालांकि है तो नहीं, लेकिन हमको जब आवश्यकता पड़ेगी तो मान लेंगे। एक फार्मूला अपना प्रिपेयर होता है, इसको मेंशन करिए अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ गए हैं, नोट कर लो जो भी नोट करने लायक हो। जहां पे समझ में ना आया वहां पे कमेंट बॉक्स। तो आपको करना क्या है, सब तो आसान है, बस ये वाला आप ध्यान देना है कि इसके लिए काम हो रहा था, ये वाला आप ध्यान देना कि इसके लिए काम हो रहा था। और एक बात आपको मैं और बता दूं, यहां पे मान लो कि सिग्मा उग्मा का झंझट ना रहे, क्वेश्चन में दे रहे कि पूरा चार्ज हमने आपको दे दिया, टोटल चार्ज का मान, तो यहीं से खेल बदल जाएगा। ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक क्यू हमको पता है तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट। E का मान क्या हो जाएगा, आप कह दोगे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर। अरे वाह सर, वही फार्मूला ही आ गया, ये तो देखा, वही फार्मूला है जो पॉइंट चार्ज का था। या ये भी तो हो सकता है, क्यू हमको अंदर पता है कितना है, क्यू का मान रखा, फिर वही पा गए। यानी कि कहीं ना कहीं
यह एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। अब पॉइंट चार्ज है ही जब वही सब काम कर रहा है तो ठीक है ना। तो दूर से देखने पर वो पॉइंट चार्ज ही है, उसको मान लेंगे हम कि हाँ वो पॉइंट चार्ज ही है। तो अब आपको कहीं प्रॉब्लम इसके है नहीं ना। अब आपके लिए फार्मूला तैयार हो गया, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं सर, सब तो पता चल गया। लेकिन हाँ जो बातें हम आपको स्टेटमेंट में बताए हैं उसको आप नोट करते रहिएगा, उसको आप नोट कर लेंगे ना तो आपके लिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे कंपटीशन लेवल का हो, चाहे आईआईटी का पेपर दो, चाहे एनआईटी का दो, चाहे कुछ भी दो, बड़े आराम से दो। लेकिन हर एक टॉपिक आपको नोट करना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन बहुत डेंजर आते हैं। और डेंजर उसी के लिए होता है स्टूडेंट जो कुछ पढ़ा नहीं होता है, और जो पढ़ के बैठा है उसके लिए कुछ डेंजर नहीं होता। तो पढ़ो अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आएगा तो और अच्छा लगेगा। चलिए आउटसाइड तो हो गया, आउटसाइड का फॉर्मूला यही होता है, इसको मिटाया नहीं, जान के नहीं मिटाया। चलो अब आते हैं सरफेस पर। एट सरफेस पे आओगे तो आर का मान आर के बराबर हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा E इज इक्वल टू, यही पे मान रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, आर का स्क्वायर और आर क्योंकि आर के बराबर तो अभी यही हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक हुई? सर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर मान लो इनके सरफेस पर ही पूछ दें, ये कोई हमारे पास उन तीनों चालकों में से कोई चालक वाला गोला हो, तो सरफेस पर जो चार्ज होगा, सरफेस पर जो इंटेंसिटी होगा वह सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी है वहां पे। सिग्मा का फॉर्मूला आपको पता भी है, Q अपान ए, एरिया यहां पे है। तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में नोट हो गया ना। ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया सरफेस पर। कोई प्रॉब्लम आपको हुई नहीं ना। चलिए और यहां पे अभी कर सकते हो स्टूडेंट, यह हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर का स्क्वायर भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। यहां पे अभी तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कब? जब हम मान लें कि मतलब कि एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह है? एक पॉइंट चार्ज की तरह, सारे चार्ज यहां से बिहेव कर रहे हैं। पॉइंट सेंटर पे रहेगा तभी ना काम होगा। तो पॉइंट चार्ज की तरह जब बिहेव करने के लिए मान लोगे तब फार्मूला यह भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और नहीं तो ये हमारा फार्मूला सबके पास आई। चलिए अब बचा थर्ड वाला केस, इनको मिटाते हैं पूरा। तो समझ में आया ना। तो जब पॉइंट चार्ज की तरह जब मान लोगे तो सेंटर पे बैठाना पड़ेगा उनको ना। हम बैठाएंगे तो नहीं, लेकिन मानना पड़ता है थोड़ा सा, जैसे फार्मूले के तौर पर। तो फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा, नोट तो कर लिए हो आप, प्रूफ भी कर लीजिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा फार्मूले को प्रूफ करने के लिए। और नहीं आएगा तो छिपाइएगा मत, हमको जरूर बताइएगा। देखिए थर्ड नंबर, अब मान लो इनसाइड कर दिया। इनसाइड यानी कि आर छोटा होगा इस आर से, ऐसे। एक कोई स्फीयर है, उन तीनों में से जो आपको बताए हैं, खाली सॉलिड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को छोड़ के तीनों में से कोई हो सकता है। ये इसका सेंटर है मान लो, और ये मान लो आर, इसका रेडियस तो आर कही दिए हम शुरू में ही। अब मान लो एक पॉइंट आपको, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, आपको पता ही है वो। मान लो यहां पे कोई कह दे निकालो जरा, कोई कहता है कि यहां पे निकालो जरा, कोई बात नहीं सर। तो यहां पे अब निकालेंगे तो फिर बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। अब स्फीयर है तो सिमेट्रिकल के लिए स्फीयर ही बनाना पड़ेगा हमको। स्फीयर बना दिया, बस हो गया। अब करना क्या है, हम कहेंगे बनाया पहले क्या, पहले हमने बनाया गॉसियन सरफेस, वो भी कैसा, स्फीयर या सेल बोलते हैं उसको। अब हम कहेंगे बाई गॉस लॉ, टोटल जो फ्लक्स है वह Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, क्लोज सरफेस E इंटू डी ए कॉस थीटा।
इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब ई तो हर जगह समान ही है, देख ही रहे हो। और ए डी ए cos थीटा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूं, तो जरा बताओ, यहीं पे बताओ ना, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू इनसाइड कितना है। इस जो गॉसियन सरफेस बनाए हो इसके अंदर क्यू कितना है, इसके अंदर क्यू कुछ नहीं है, इसके अंदर क्यू कुछ है नहीं ना। हमने आपसे मतलब कि पहले वाले मतलब इसे पहले बताया ना, खाली मान लेते हैं कि हाँ वैसे काम कर रहा है, खाली ट्रीट कर रहा है वैसे, लेकिन वास्तव में इसके अंदर कुछ थोड़ी ना है। तो यहाँ पे क्यू इन कुछ नहीं है, तो ई का मान क्या हो जाएगा, 0। कोई प्रॉब्लम आपको हुई? तो जब हमारे पास वो स्फीयर रहेंगे उसके अंदर कोई बोलेगा, यानी कि आर का मान छोटा हो हिसाब से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ऑलवेज 0 होगी। अंदर कहीं भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि अंदर कोई नहीं, चार्ज ही नहीं है। हम कहेंगे इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है। तो एक बात क्लियर करना चाहता हूं, हम खाली पीछे एग्जाम्स कर रहे थे, खाली मान रहे थे कि हाँ वैसे ट्रीट कर रहा है, वास्तव में कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं। 0 हो गया, देखा, इसलिए अंदर के लिए 0 हो गया। तो बाहर के लिए हमने क्या पढ़ा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और हमने सरफेस के लिए क्या पढ़ा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर के लिए क्या पढ़ा, 0। तीनों केस हमारे कंफर्म हो गए ना, तीनों केस आपको प्रूव करने भी आ गए। तीसरा वाला सर सबसे आसान था, बहुत आसान था, तुरंत कह दिया 0 आ गया, तो तीनों केस सही था। अब चलिए एक काम और कर लेते हैं, आपको सारे चीज तो लर्न होंगे ही। अब आपको हम एक बात और बता दें कि ई वर्सेस आर का ग्राफ बता दें आपको। ई वर्सेस आर का ग्राफ, स्मॉल, चलिए ये आर है, ये ई है, यहीं पे चलिए हमें बनाते हैं, गोला बना लेते हैं छोटा सा स्फीयर। स्फीयर अच्छा खासा है, चलिए सेंटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब ये मान लो ये हमारा ये जो पार्ट है ये अंदर का है, ये पार्ट किसका, अंदर का, यही तो आर था हमारा, ये आर था, और यही आर इसमें इस आर के बराबर है यहां पे, ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन आर छोटा है आर से, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन आर बराबर है आर से, समझ रहे हो ना। इसके 3 पार्ट बनेंगे, इसके 3 पार्ट, एक अंदर वाला, एक सरफेस वाला और एक बाहर वाला, आउटसाइड। आर बड़ा होगा आर से। अंदर बताओ ई का मान कितना होता है, अंदर ई का मान, इसके अंदर ई का मान सर 0 होता है, तो यहीं पे हो जाएगा, तो यहीं खत्म हो जाएगा, चलेगा नहीं क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। और सरफेस पर अगर मैं बता दूं, आपको कल्पना करा दूं, तो सरफेस पर E इज इक्वल टू ई, यही मैक्सिमम होता है। यहां पे बाहर से कोई गुणा भाग नहीं करना पड़ता ना, तो यहां पर 0 जो सरफेस पे आएगा तुरंत उठेगा, और जब इसके बाहर आएगा ना, तो आप जान ही रहे हो बाहर आने पर इसके प्रपोर्शन होता है, तो ऐसे इसको फॉलो करेगा। एक ई वर्सेस आर का ग्राफ है, समझ में आपको आ गया ना, कि अंदर ई का मान 0, ये अंदर ई का मान 0, और इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम ई मैक्सिमम हो गया, और इसके बाद जब बाहर आया तो घटने लगा, दूरी के साथ साथ घटने लगा आर का मान, और ई का मान, आर बढ़ा तो ई घटने लगा, तो ये हमारा ग्राफ होता है ई वर्सेस आर का। तो हमने 3 कंडीशंस में निकाला, इस ग्राफ को आप जरूर नोट करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट, चाहे बोर्ड से चाहे कंपटीशन से। समझ में आया ना। इसके अंदर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, उसके जब बाहर मतलब कि जब आर का मान बड़ा हो जाएगा, तो देखे ही थे ना, ऐसे डिपेंड करता है, तो घटने लगेगा, ऐसे कर्व वाला बन जाएगा। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई आपको?
नहीं सर मजा आ गया करने में, तो बहुत मजा आ गया। चलो अच्छी बात है, मजा तो आ गया। अब ये हमारा आज का लास्ट था, ये पहला चैप्टर क्लोज करने वाला हूं। लेकिन अब इसके अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कुछ न्यूमेरिकल अच्छे बहुत सुपर लेवल के न्यूमेरिकल, मजा आएगा करने में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स यूज करो, लाइक यूज करो, सब्सक्राइब यूज करो, बहुत कुछ यूज करो, ठीक है ना। और इसको रिवाइज जरूर करना, ओके। कुछ करना चाहे ना करना, रिवाइज करना, अपने माइंड में जरूर सेट करना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और चौथा केस तो सब जगह चार्ज होता है, उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि एनसीईआरटी में था नहीं। तो चौथा वाला केस अगर बहुत कहोगे तो कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना, करवा दूंगा चौथा वाला केस भी। तो जो भी वीडियो पूरा देखो लास्ट तक, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। और अगर यह समझ रहे हो कि कभी नहीं पढ़ना है तो कभी ना कभी तो पढ़ना आपको जरूर है, कहां तक भागोगे, तो आज ही पढ़ लो, इससे बेहतर है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।